हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर नंबर 4 बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रपोर्शन। गाइस, इससे पहले मैंने आपको 3 लेक्चर्स पढ़ाए हैं, उनको आप सीक्वेंस में एक बार देखो, देन उसके बाद ये वाला लेक्चर देखना ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप हमारा 9, टाइप नंबर 9 हम स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का। क्वेश्चन को पढ़ने स्टार्ट करते हैं। कहता है कि ए एंड बी हैव मंथली इनकम्स इन द रेशियो 5:6 एंड मंथली एक्सपेंडिचर्स इन द रेशियो 3:4। इफ दे सेव rupees 1800 and 1600 respectively, find the monthly income of B। ओके, ये हमारे पास कुछ सवाल इस तरीके से कहता है कि ए और बी के मंथली इनकम्स का रेशियो है 5:6। ये हो गया हमारे पास ए और ये हो गया हमारे पास बी। 5:6 की रेशियो में इनकी इनकम का रेशियो है। तो इसको हम 5x मान लेते सपोज, और इसको हम 6x मान लेते, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। राइट, चलिए देन उसके बाद अगर हम इनकी सेविंग्स की बात करेंगे तो वो है 1600, 1800 एंड 1600 रेस्पेक्टिवली। तो हमें पता है ये है हमारे पास इनकम का रेशो। तो इनकम से जब हम सेविंग्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेविंग्स जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां पे हमें क्या मिलता है भाई साहब, मैंने आपको क्या बताया, इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना। या फिर आप इसको और इस तरीके से लिख सकते हो कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स इज इक्वल टू टोटल इनकम। ये है कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको आज तक लगभग 5-6 बार पढ़ाया है। राइट, चलिए तो जैसे हम इनके इनकम 5x एंड 6x से इनके सेविंग्स को घटा देगी, दैट इज 1800 एंड 1600 रुपीज, तो हमें एक्सपेंडिचर के रेशो निकल के आ जाता है वो कुछ इस तरीके से 3:4, 3:4। देन हमें आगे क्या पूछता है, कहता है कि फाइंड द मंथली इनकम ऑफ बी। मंथली इनकम हमें बतानी है बी की। तो क्वेश्चन इस तरीके से हमारा यहाँ पे आसान हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x की वैल्यू निकालेंगे, देन 6x में पुट करेगी क्योंकि b की इनकम 6x है, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए देखो, 4×5 = 20, 3×6 = 18, 20x से 18x गई तो बचा कितना, 2x इज इक्वल टू 4×18 कितना होता है 72, एंड 3×16 होता है 48। ठीक है, यानी कि 7200 माइनस माइनस करेगी 4800, 4800। तो x की वैल्यू आप देखो यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी। देखो 7200 से 4800 सब्ट्रैक्ट करो तो 2400 रहेगा, और 2400 को 2 से डिवाइड करो तो x की वैल्यू 1200 निकल के आ जाएगी। x इज इक्वल टू 1200। तो बीज इनकम, बीज बीज इनकम कितने हैं हमारे पास, बीज इनकम इज इक्वल टू 6x, देयरफॉर 6 × x की वैल्यू कितनी है, 1200 रुपये। तो बी की टोटल इनकम कितनी निकल के आ जाएगी, 7200 रुपीज। राइट, 7200, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 था। थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव मेथड है, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, हर किसी क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल रहेगा। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको ऐसे तरीके सिखाऊं जहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो। राइट, अदरवाइज इसमें ट्रिक भी काम कर सकती है, नो इश्यूज एट ऑल। चलिए ये वाला बनाओ। कहता है द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 persons इज 5:3 and that of their expenditures is 9:5। Find the income of each person if they save rupees 1300 and 900 respectively। तो कहता है इनके इनकम्स का रेशियो है 5:3, 5:3, 5:3। तो देखो भाई साहब, ये हो गए इनके इनकम्स का रेशियो। इनकम से जब हम सेविंग्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेविंग्स कितना है 1300 एंड 900 रेस्पेक्टिवली, 1300 एंड 900 रेस्पेक्टिवली। तो इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो बन जाता है 9:5। बस इतना स्टेप आपने करना है और क्वेश्चन को सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो 5×5 = 25, 9×3 = 27। अब बड़ा कौन है, 27, 27 से 25 घटाएगी तो बचेगा 2x इज इक्वल टू। अब देखो 13×5 = 65 एंड 9×9 = 81, है ना। 6500 एंड 8100, तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 1600, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 800। राइट, तो आप डिटेल्ड में भी कर सकते हो, बस मैं आपको कह रहा हूं कि कैलकुलेशन किस तरीके से फास्ट करनी होती है। ओके,
तो अब हमें इनकी इनकम्स बतानी है। एज इनकम, एज इनकम आप मुझे बताइए कितनी होगी एज इनकम। तो आप बोलोगे सर ए की इनकम है 5x, कितनी है 5x, और x की वैल्यू जब आप 800 पुट करोगे सो 5 8 आर 40, और इसकी इनकम हो जाएगी कितनी 4000 रुपये। 4000 रुपये दिख रहा है ना आपको, 5 इंटू 800 गुपन। बीज इनकम, बीज इनकम, बीज इनकम तो कितनी आ जाएगी 3x, तो 3 इंटू 800 कितना होता है ₹2400, ₹2400। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, कोई दिक्कत? चलिए ये वाला बनाओ। The annual income of A and B are in the ratio 4:3, right? Then, and the ratio of their expenditures is 3:2. If each of them saves itni 600 in the year, the annual income of A is, A की annual income हमने बतानी है। तो क्या करेगी, ये है 4x और ये बचा रहा है कितना 600 रुपये, और इसका रेशो कितना आ जाता है 3:2 में इनका रेशो है, और B कितना बचा रहा है, उसकी इनकम है 3x और वो भी 600 रुपये ही बचा रहा है। तो क्वेश्चन अब आसान हो गया, देखो 4 दूनी 8, 3 3 9, यानी कि x इज इक्वल टू 2 6 12, 3 6 18, 18 से 12 गए तो 600, x is equal to 600, right? X is equal to 600. The annual income of A, so A's income, A's income will be what? 4x, 4x. तो 4x का मतलब 4 into 600 is equal to 4 6 24, यानी कि 2400, and 2400 is the correct answer, option D. आई होप कि आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो। अब इसी टाइप पे मैं लास्ट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, चलिए ये वाला बनाओ। The income of A, B, and C are in the ratio 3:7:4, and their expenses in the ratio 4:3:5. If A saves 300 out of an income of 2400, okay, the saving of B and C are, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के, तो हम हट के ही इसका मेथड करेंगे। देखो भाई साहब, ये हो गई हमारी इनकम, और ये हो गई हमारी सेविंग्स, और ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर। तो इनकम क्या है इनकी, ये हो गया हमारा भाई साहब ए, ये हो गया बी, और ये हो गया हमारा सी। अब गंदी नज़र से इस चीज़ को समझ लेना, है ना, अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ लेना ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, इनकम का रेशो क्या है 3:7:4, 3:7:4। ओके, इस तरीके से बना लो, आराम से बना लो, मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, अब आराम से समझ लो इस चीज़। ओके, और सेविंग्स, A saves 300 out of an income, 2400। कहता ए की इनकम 2400 है, ए की इनकम 2400 है, और वो बचा रहा है 300 रुपये, 300 रुपये, और इनके एक्सपेंडिचर का रेशो आप देखो, ठीक है। तो ये तो सब्ट्रैक्ट होगा ना, इनकम से एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट होगा, एक्सपेंसेस का रेशो निकल के आ जाता है, और एक्सपेंसेस का रेशो क्या है 4:3:5, 4:3:5। अब देखो भाई साहब, मैं आपको एक कहानी समझाऊंगा, मैं अब आपको यहाँ पे एक कहानी समझाऊंगा। देखो कहानी क्या है, इनकम से सेविंग सब्ट्रैक्ट करेगी तो हमें एक्सपेंडिचर मिलता है कि नहीं मिलता? आप बोलोगे हाँ जी मिलता है। इफ ए पर फोकस करो, ए बचा रहा है 300 रुपए आउट ऑफ एन इनकम ऑफ 2400, यानी कि इसकी वैल्यू 2400 है, ठीक है। यानी कि इस 3x की वैल्यू 2400 है, यानी कि एक x की वैल्यू 400 है, एक x की वैल्यू 400 नहीं है 800 है, ठीक है। तो यानी कि इसकी इनकम यहाँ पे 3x नहीं बल्कि कितनी है 2400, ठीक है, कितनी है 2400। तो इसकी कितनी होगी 8 7 56 5600, इसकी इनकम 5600 है, और इसकी कितनी होगी 8 चुके 32, 3200। बात आई समझ, मैंने रेशो को कैसे किया, क्योंकि ए का क्या था, ए का क्या था, ए का क्या था, ए का था 3x, और इसी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में ही 2400 रुपये, 2400 रुपये। देयर फॉर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 800 रुपये,
और जैसे हमने x की वैल्यू 800 उठाई तो इनकम का रेशियो था ना 3x 7x 4x, तो जस्ट हमने पुट किया। ओके, तो अब देखो भाई साहब, अब देखो भाई साहब यहाँ पे कहानी क्या हो रही है। 2400 से 300 सेविंग्स गई तो बचा कितना? आप बोलोगे सर 2100 रुपए। कितने? 2100 रुपए। 2100 रुपए बच गए, राइट। तो 2100 रुपए अगर बच गए यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है? 2100। इसकी वैल्यू 2100 है, तो इसकी भी कुछ वैल्यू होगी और इसकी भी कुछ वैल्यू होगी, राइट। तो डेसिमल्स में वैसे इसका आंसर आ जाएगा, तो कोई मसला नहीं है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक मिनट में इसको इरेज कर लेता हूं। यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है? द सेविंग्स ऑफ बी एंड सी की सेविंग्स हमने बतानी है, निकालनी। ओके, अब देखो, अब देखो भाई साहब, अब देखो भाई साहब, बी का एक्सपेंडिचर कितना है? बी का एक्सपेंडिचर कितना है? तो आप बोलोगे सर अगर 4 की वैल्यू 2100 अगर 4 की वैल्यू है तो हमने 3 की निकालनी है। ठीक है, हमने 3 की निकालनी है, तो बस निकालो। देखो 4 से जाएगा 5 बार और फिर जाएगी 25 बार। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 3 पच्चे 15, एक 3 दूनी 6 तो 1 7 और 3 पच्चे 15, 1575। 1575। अब ये 1575 जब हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें सेविंग्स आएगी कि इनकम से एक्सपेंडिचर सेविंग करें, एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें निकल के आ जाएगी इसकी सेविंग्स। ठीक है, तो कितना सब्ट्रैक्ट करना है? बोलोगे 1575 रुपीज, इतना हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो करो, 10 में से 5 गए तो 5, ओके, और यहां पे 9 में से 7 गई तो 2, राइट। अब देखो 5 में से 5 गया तो 0 और 5 में से 1 गया तो 4। 4025 हमारे पास एक ऑप्शन में दिख रहा है, 4025 यहाँ पे, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। तो दूसरा वाला पार्ट आप खुद कर लेना। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना होता है एग्जाम में। बात आई समझ? कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है? थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट है भाई साहब, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स, ये है भाई साहब कॉन्सेप्ट। दिस इज द गोल्डन कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं। टाइप नंबर 10th, कॉइन्स पर बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने लिए हैं, आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम समझने की कोशिश करेंगे और फिर मैं आपको आराम से बड़ी सुकून के साथ इसका कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। चलिए, कहता रुपीज 180 कंटेनेड इन अ बॉक्स कंसिस्ट्स ऑफ 1 rupee, 50 पैसे एंड 25 पैसे coins in the ratio 2:3:5, 2:3:4. What is the number of 50 पैसे coins? नंबर ऑफ 50 पैसे coins आपको बताने हैं। ओके, अगर हम रुपीज की बात करेंगे, तो वो कितना है? रुपीज है टोटल 180 और इसमें 1 रुपये 1 रुपये यानी कि 100 पैसे की कॉइन्स है, और फिर है 50 पैसे कॉइन्स और फिर है 25 पैसे कॉइन्स। 25 पी लिखो या इस तरीके से कॉइन लिखो, 25 पैसे कॉइन्स। और इनका रेशियो क्या है हमारे पास? 2:3:4। क्या है? 2:3:4, 2:3:4। यह है हमारे पास भाई साहब इनका रेशियो। क्या है? इनका रेशियो कुछ कुछ इस तरीके से है, राइट। तो इनको भी अगर हम रुपीज में देखेंगे, तो यह है 1 रुपया। ठीक है, यह है 1 रुपया, तो यह है 0.75 रुपीज और यह है 2 रुपया। ठीक है, इनसे हम इसको डिवाइड करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे भी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। और दूसरा तरीका है टोटल कॉइन्स से हम इसको डिवाइड करेंगे तो उससे भी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, राइट। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इनको रुपीज में ही कन्वर्ट करेंगे। तो देखो कितने रुपीज बनते हैं। ये हो गए 2 रुपये और ये हो गया 1.5 रुपया और ये हो गया 1 रुपया। तो टोटल कितने हो गए ये रुपीज? आप बोलोगे सर 4.25x, इतने रुपीज,
इतने रुपीज हो गए। तो देयरफॉर हम कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू, वो कितने हो जाएंगे, इस 180 यानी कि टोटल जो है उसको हम डिवाइड करेंगे इससे, 4.25 से डिवाइड करेंगे। 4.25 नहीं है, सॉरी 4.5 है, 4.50 है यहाँ पे, 4.50। और हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें किसकी वैल्यू निकालनी, इस थ्री, थ्री की वैल्यू। क्यों, यही तो 98 है, यही तो 50 पैसे कॉइन्स है, तो 3 यूनिट्स की वैल्यू हमने निकालनी है। तो वो कितना निकल के आ जाएगा, अब देखो 4.5 से ये जाएगा 4 टाइम्स एंड 3 चुके 12 यानी कि 120 कॉइन्स। ये कितनी मिलेगी, 120 कॉइन्स मिल जाएंगे। अब बोलोगे सर कैलकुलेशन आप क्यों इस तरीके से फास्ट कर रहे हो, हमारे सर के ऊपर से ये बाउंसर जाता है। देखो भाई साहब क्या होता है, इसमें आपको रखनी पड़ती है गंदी नजर, ठीक। इसमें आपको, हाँ, तो चलिए, इसमें आपको गंदी नजर रखनी पड़ती है। देखो ये जीरो से ये जीरो तो कट जाएगा, ऊपर एक जीरो आता है, ठीक है। तो एक जीरो 180 डिवाइड बाई 45 हुआ जाएगा, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा और जीरो आ जाएगा उसके साथ, 40 इंटू 3 120 आ जाएगा इस तरीके से। या इस तरीके से देख लो, ये पॉइंट हट गया और 2 जीरो यहाँ पे चिपका लो इन 2 जीरो के बदले, अब ये एक जीरो ये एक जीरो खत्म, ठीक है। और 45 से ये जाएगा कितने, 4 टाइम्स, और 4 इंटू 30 कितना होता है, 120। बात आई समझ क्या करना होता है? इतना नहीं सोचना होता है, गंदी नजर रखनी पड़ती है और क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना होता है। बात आई समझ, आप लोग सर हाँ जी समझ में आ रहा है। हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, आपको 50 पैसे के टर्म्स में पूछ रहा है ना क्वेश्चन, आपको किस टर्म्स में पूछ रहा है, 50 पैसे के कॉइन्स के टर्म्स में आपको क्वेश्चन आंसर निकालने को बोल रहा है, तो आप इसको भी कन्वर्ट करो 50 कॉइन्स में, ठीक है, 50 पैसे कॉइन्स में। तो वो अगर 180 रुपए है, तो अगर हम आधी आधी रुपए में इसको देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 360 हो जाएगा, ठीक है। और इस पूरे को कन्वर्ट करो आधे आधे रुपए में यानी कि 50 पैसे में, तो ये हो गए कितने, 200 पैसे, ये हो गए 150 पैसे, तो कितने हो गए, 350 पैसे, और ये हो गया 1 रुपया, हो गया 450 पैसा, 450 पैसा। 450 पैसे का मतलब अगर हम 50 पैसे में डिवाइड करेंगे तो वो 9 कॉइन्स आ जाएगी, है ना। क्यों, देखो 50 पैसे इंटू 9 कॉइन्स, अगर 50 पैसे के 9 कॉइन्स है तो वही तो 4.5 रुपीज हो जाता है ना। वही तो 4.5 रुपीज, रुपीज को 98 में कन्वर्ट करोगे तो इससे। और आपने निकालना क्या है, आपको निकालने हैं 98 3 यूनिट्स की वैल्यू, ठीक है, 50 पैसे की। तो देखो ऐसे भी अब आपको 9 से जाएगा 40 टाइम्स, और 40 इंटू 3 120, ठीक। अब देखो शॉर्टकट में आपको बताओगे, जिस चीज में आपको निकालना होता है ना, तो इस पूरे रुपीज को उसी में कन्वर्ट किया करो, उसी में कन्वर्ट किया करो। देन उसके बाद इस टोटल को भी उसी में कन्वर्ट किया करो और मल्टीप्लाई करो वही चीज से जो आपको निकालनी है। चलिए एक और क्वेश्चन बताता हूं, फिर समझ में आ जाएगा। चलिए ये वाला, there are 225 consisting of 1 rupee 50 paise and 25 paise coins. The ratio of their numbers in that order is 8 is to 5 is to 3. The number of coins, the number of 1 rupee coins is 1 rupee coins का आपने पता लगाना है। चलिए टोटल अगर हम देखेंगे, टोटल रुपीज अगर हम देखेंगे 225 है, कितनी है, 225 है। तो ये हमारे पास टोटल है। और कॉइन्स का रेशियो देखो ना क्या है, 1 रुपए है, 1 रुपए है, और उसके बाद 50 पैसे है कॉइन्स, और उसके बाद 25 पैसे कॉइन्स है, कुछ इस तरीके से। ओके, और इनका रेशियो क्या है, 8 8 इज टू 5 इज टू 3, 8 इज टू 5 इज टू 3। तो इसका अब आप टोटल करो, इसका अब आप टोटल करो जरा, इसका अब आप टोटल करो, ये कितने रुपए हो गए 8 रुपए, 8 तो 2 हो गए 10 यानी कि 10.5 रुपए, और ये हो गए 75 पैसे, ये हो गए 75 पैसे। देखो ना इस तरीके से देखो ना गधो, ये हो गए 8 रुपए, ये कितने हो गए, 5 अठानी 50, ये हो गए टोटल कितने पैसे, 250 पैसे हो गए ना। ये हो गए 2.5 रुपीज, 2.5 रुपीज कुछ इस तरीके से। और ये कितना हो गया, ये हो गए 0.75 रुपीज, 0.75 रुपीज इस तरीके से। तो टोटल रुपीज कितना आ गया, वही तो आपने लिखना है यहाँ पे, वही तो आपने लिखना है। तो टोटल कितना है, 8 तो 10 हो गए, 10.5, और हो गए 11, 11.25 रुपीज।
11.25 रुपीज़। तो इस तरीके से अब आपको क्या निकालना है, 1 रुपी कॉइन्स, 1 रुपी कॉइन्स निकालना है। बस इससे इसको डिवाइड करना है और 8 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, 8 से आपको मल्टीप्लाई करना है। देयरफॉर 1 रुपी कॉइन्स इज इक्वल टू कितना है, कितना है बोलो ज़रा, 225। 225 को आप डिवाइड करोगे 1125 से, 11.25 से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे 8 से, 8 से, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का कमाल, देखो क्या करना होता है, ये डेसिमल से यहाँ पे 2 जीरो चिपका दो, है ना। मतलब मैंने ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया, जब मैंने नीचे से 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल खत्म हुआ यहाँ पे। बात आई समझ, आप लोग सर हाँ जी समझ में आ गई। अब इसको और इसको काटो और इसके साथ मल्टीप्लाई करो, बात खत्म, बात खत्म हो जाएगी। करो 225, 1 225 एंड 225 इंटू 5 वो होता है 1125। सो आंसर शुड बी व्हाट, 800 अपॉन 5, तो वो कितना आ जाएगा 160 कॉइन्स, 160 कॉइन्स, ऑप्शन नंबर 3। बात आई समझ, क्या करना होता है, कैलकुलेशन आपके पास होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये आपको आना चाहिए, वो चीज मैं आपको नहीं सिखाऊंगा यहाँ पे, हाँ मैं सिखाऊंगा कि जल्दी कैसे करना है। बात आई समझ, चलिए नेक्स्ट ये वाला बनाओ। A bag contains rupees 90 in coins of denominations of 50 paise, 25 paise and 10 paise. If coins of 50 paise, 25 paise and 10 paise are in the ratio of 2:3:5, then the number of 20 paise coins in the bag is, बस यही तो क्वेश्चन है। बस देखो क्या करना है, ये हो गए 90 रुपीज, क्या हो गए भाई साहब 90 रुपीज। और ये किस डिनोमिनेशंस में है, आप बोलोगे सर 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे, 10 पैसे, राइट, कुछ इस तरीके से। और किस रेशो में, किस रेशो में, 2:3:5, 2:3:5, 2:3:5। आप इसको भी पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पे पैसे है ना, पैसे, इसको भी पैसों में कन्वर्ट करो, इसको भी पैसों में कन्वर्ट करो, कोई वहां से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट मेथड समझा रहा हूँ। देन द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज, ये वाला नंबर आपको बाद में निकालना है, ये वाला नंबर आपको बाद में निकालना है। चलो हम एक काम करते हैं, सारों को हम 25 पैसों में कन्वर्ट करेंगे और बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। यानी कि कॉइन्स को कॉइन्स से डिवाइड करेंगे, कॉइन्स को हम कॉइन्स से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाद में कॉइन्स से करेंगे, मल्टीप्लाई बाद में हम कॉइन्स से ही करेंगे, वैसे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, अदरवाइज आप रुपीज को रुपीज से डिवाइड करो और फिर कॉइन्स से मल्टीप्लाई करो। तो अब देखो ये कितने रुपीज होते, अगर मैं आपको बताऊंगा ये कितने रुपीज होते, इनका सम करो फटाफट दिमाग में। ये हो गया 1 रुपया, ये हो गया 1 रुपया, और ये कितने हो गए, ये हो गए 0.75 रुपया, ठीक है, ये हो गया 0.75 रुपया, और ये कितना हो गया, ये हो गया 0.5 रुपया, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो गया एक, एक तो एक दो, 2.25 रुपीज, कितना हो गया 2.25 रुपीज, 2.25 रुपीज इतना, और इसके साथ ही एक्स है क्योंकि ये रेशो में है ना। अब आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, रुपए को रुपए से डिवाइड करेंगे। देखो क्या होता है भाई साहब, ये है 90 रुपीज और आपको करना है किस रुपीज से आप डिवाइड कर रहे हो, 2.25 से, और आपको निकालना है, अच्छा ये है ना एक्स, और आपको निकालना है ये 3x। देखो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ये है क्या 25 पैसे कॉइन्स आपको निकालने, ठीक है ना। तो अब देखो, देखो क्या होता है बेसिकली, समझने की कोशिश करो, बाकी साल मसला है। देखो रुपए से रुपए कट जाता है, ये एक्स से एक्स कट जाता है, तो वैल्यू सीधे निकल के आती है। बात आई समझ, मैं क्यों नहीं लिखता हूँ ये रुपए एक्स वगैरह, क्योंकि इसको बाद में कटना होता है, जो चीज कटने वाले होते हैं ना उसको पहले ही छोड़ दिया करो बहुत गहरी बात है। तो चलिए इसको अब आप सॉल्व करो, यहाँ पे 2 जीरो चिपका दो इसके साथ, इसके साथ अब आप 2 जीरो यहाँ पे चिपका दो और ये डेसिमल यहाँ से खत्म हो जाएगा, डेसिमल यहाँ से खत्म हो जाएगा। फिर पहले 25 से काट लो, अब देखो 25 का 25 है ना, 5 25 दूनी 50,
और यहाँ से ये कितने टाइम्स कट जाएगा, आप बोलोगे सर 9 टाइम्स कट, 25 से 9 टाइम्स कट जाएगा। अब देखो 9 से ये कट जाएगा 10 टाइम्स, 10 इंटू 12 कितना होता है 120, 120 कॉइन्स, 120 कॉइन्स इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन, सेकंड। देखा कितनी मिनिमम कैलकुलेशन में मैं आपको इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चंस यहाँ पे करवा रहा हूँ। सेटल आप कहते हो सर समझ नहीं आ रहा है, मगज में नहीं आ रहा है। चलिए ये वाला बनाओ। In a bag, there are 3 types of coins: 1 rupee, 50 paise, and 25 paise in the ratio of this 3:8:20. Their total value is इतना, the total number of coins is, total number of coins हमने बतानी है ना, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमने बतानी है। इनके कॉइन्स को हम कॉइन्स से ही डिवाइड करेंगे तो बात खत्म हो जाएगी, है ना। चलिए या रुपीज को रुपीज से डिवाइड करेगी तो कॉइन्स निकल के आ जाएगी टोटल। ओके तो चलिए जी देखो, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, ये हो गया 1 रुपया, ये हो गया 50 पैसा और 50 पैसा, और ये हो गया 25 पैसा, 25 पैसा, है ना। तो किस रेशियो में, 3:8:20, 3:8:20। अब देखो इनको रुपीज में कन्वर्ट करो, इनको रुपीज में कन्वर्ट करो, ये हो गए 3 रुपये और ये हो गए 4 रुपये और ये कितने हो गए, ये कितने हो गए 5 रुपये। तो 3 4 हो गए 7, 7 तो 5 हो गए, टोटल 12 रुपये, 12x, है ना। अब हमने कॉइन्स देखनी है, तो टोटल वैल्यू कितना था 372, देयरफॉर कॉइन्स इज इक्वल टू कितना है 372, 372 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करोगे 12x से, 12x से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे, टोटल कॉइन्स आपने निकालनी है ना, 3 + 8 और +20, या फिर अलग अलग से निकालो फिर उनको ऐड करो, ठीक है ना, फिर उनको ऐड करो। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, 3 तो 8 हो गए 11, 11 तो 20 हो गई 31, 31, है ना x। अब x से x काटना है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो जरा सॉल्व करो, 12 तिया हो गए 36, 12 तिया कितना हो गया 36, 1 तो 12 का 12, 31 इंटू 31 कितना होता है 961 होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 31 इंटू 31 इज इक्वल टू 961। ओके सो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको यहाँ पे एक लॉजिक बता रहा हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि हम इंडिविजुअली निकालते थे इतने पैसे कितने हैं, 50 पैसे वाले कॉइन्स कितने हैं, 25 पैसे वाले कॉइन्स कितने हैं, या 100 पैसे या 1 रुपीज़ वाले कॉइन्स कितने हैं। तो हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे ना यहाँ पे, यहाँ पे। अभी हमें टोटल कॉइन्स पूछ रहा है, तो टोटल कॉइन्स को हमने ऐड किया यहाँ पे, तो इसलिए मैं यहाँ पे 31 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। बात आई समझ। अब आप क्या, अगर लंबा मेथड आपको करना होता तो आप इस चीज को अगर मैं x मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ या x डिवाइड बाई वाई मान लेता हूँ, तो इसको आप पहले 3 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, फिर आप इसी x डिवाइड बाई वाई फ्रैक्शन को इस 8 से मल्टीप्लाई करते, और फिर आप इसी फ्रैक्शन को x डिवाइड बाई वाई को आप इस 20 से मल्टीप्लाई करते, ठीक। तो यहाँ पे अब आपको क्या मिलते, 1 रुपी कॉइन मिलते हैं, ठीक है, प्लस करते यहाँ पे आपको मिलते थे 50 पैसे कॉइन्स मिलते थे, और उसके बाद प्लस करते आप यहाँ पे आपको 20 पैसे कॉइन्स मिल जाते, ठीक है। तो इनको प्लस करते फिर आपको यही वापस मिलना था। तो दिस इज द शॉर्टकट, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट जो आपने समझना है। ओके बात आई समझ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो मुर्गा बनो और खुद को एक थप्पड़ मारो। ओके चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, जिसको हम कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, देन सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, जो कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था लिटिल बिट। चलिए जी देखो, अगर हमारे पास 2 नंबर्स है किसी रेशियो में, तो उनके रेशियो का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वही उसका कहलाएगा डुप्लीकेट रेशियो। जैसे कि अगर आपके पास रेशियो है x:y, दोनों का स्क्वायर करो तो वही डुप्लीकेट रेशियो बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई रेशियो है 3:4, दोनों का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यही तो हमारा डुप्लीकेट रेशियो होगा, और सॉल्व करके हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। देन वी कैन से 9:16 इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। ओके क्लियर है ना, आप बोलोगे सर हाँ जी क्लियर हो गया। देन इसके बाद हमारा एक और आता है सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। तो अगर आपके पास 2 नंबर्स है वो रेशियो में है,
अगर हम उनका स्क्वायर रूट करेंगे, अगर हम उन दो रेशो का स्क्वायर रूट करेंगे, तो जो हम ये स्क्वायर रूट करके जो हमें मिलता है ना, तो उसी को हम कहते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, इफ दो नंबर्स है आपके पास 9:16, ये रेशो में है, तो इनका दोनों का हम स्क्वायर रूट करेंगे, इन दोनों नंबर्स का हम स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, सो क्या बन जाएगा, √9 एंड √16 सॉल्व करेंगे 3:4 मिल जाएगा। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं 3:4 इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 9:16। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम इसी चीज पे। इसी तरीके से ट्रिप्लिकेट रेशो, पहले आप समझो ट्रिप्लिकेट रेशो क्या होता है। जैसे आपके पास कोई दो रेशो होंगे तो उनका क्यूब करेंगे तो ट्रिप्लिकेट रेशो बन जाएगा। इसी तरीके से 8:27 है, तो इसका ट्रिप्लिकेट रेशो निकालने के लिए हमें 8 क्यूब एंड 27 क्यूब लिखना पड़ेगा रेशो में, तो वही इसका ट्रिप्लिकेट रेशो हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास रेशियो है 2:3, तो इनका भी हम इंडिविजुअली क्यूब करेंगे, तो जो वहां पे नंबर मिलेगा वही हम उसी को हम कहेंगे दिस इज द ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 2:3। राइट, गेटिंग माय पॉइंट। चलिए एक और कॉन्सेप्ट है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, दिस इज जस्ट रिवर्स ऑफ ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आप क्यूब करते थे ना, अब इसका क्यूब रूट करना है। तो अगर आपके पास दो नंबर्स है x एंड y, इसका क्यूब रूट करेंगे, उनको रेशियो में लिखेंगे, वही इन दो रेशियोज का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू नंबर्स इन गिवन रेशियो दैट इज 8:27, तो अगर हम इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो करेंगे, सो हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 8 इज टू रेशियो क्यूब रूट ऑफ 27। Okay, and when we will solve that fraction, we will get another ratio, and that ratio will become the subtriplicate of this given ratio. Okay, चलिए मिसाल, अब हमारे पास होता है एक और कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं इनवर्स रेशियो। क्या कहते हैं, इनवर्स रेशियो कहते हैं। इनवर्स रेशियो का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास कोई नंबर है a is to b, तो क्या हम इस चीज को गंदी नजर से नहीं देख सकते और लिख सकते a/b। ठीक है, तो इसी फ्रैक्शन को अगर हम लिखेंगे उल्टा करके, इनवर्स करके, तो हम b/a लिख सकते हैं, और ये b/a का मतलब हम इस तरीके से लिखते हैं b/a। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट, अब रिजल्ट देखो, a/b का क्या रिवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो बन जाता है b/a। बात आई समझ? कहानी आपको क्लियर हो रही है ना? तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो जो हमें वहां पे रेशियो मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, इनवर्स रेशियो कहते हैं। राइट, अच्छा, मैं आपको यहाँ पे कुछ कहना चाहता हूं। यहाँ पे जो हमारा न्यूमरेटर होता है उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। और जो आपका डिनोमिनेटर में वैल्यू होता है उसको हम कहते हैं कॉन्जिक्वेंट, कॉन्जिक्वेंट। ओके, तो जैसे जब हम आगे किसी रूट वाले फंक्शन में फंस जाते तो हम वहां पे साइन चेंज करके कॉन्जिक्वेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यूजुअली ऊपर नीचे। तो अब आप थोड़ा सा याद रखना, डिनोमिनेटर, किसी फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है उसको कॉन्जिक्वेंट कहते हैं, और किसी फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। राइट, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपको पता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है, ऊपर वाला न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर कहता है, और न्यूमरेटर को हम एंटीसीडेंट कहते हैं एंड डिनोमिनेटर को हम कॉन्जिक्वेंट कहते हैं। क्लियर? चलिए जी, अब हम देखेंगे कि कंपाउंड रेशियो क्या होता है। कंपाउंड मतलब ही क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिलती है और एक कॉमन चीज बनाती है तो उसी को हम कंपाउंड कहते हैं। साइंस में आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैथमेटिक्स में थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां पे प्लस होता था साइंस में, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो इतना अब आप याद रखो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास तीन रेशियोज है, एक रेशियो है 2/5, और इसी तरीके से दूसरा रेशियो आपके पास है 6:7 है ना,
6/7 हम लिख सकते हैं। तीसरा है 9:13, तो हम इसको 9/13 लिख सकते हैं। तो इसका कंपाउंड रेशो क्या निकल के आ जाएगा? इसका कंपाउंड रेशो निकल के आ जाएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है, 2 × 6 × 9, कुछ इस तरीके से 2 × 6 × 9 हो जाएगा, और डिवाइड में डिनोमिनेटर उसका प्रोडक्ट 5 × 7 × 13, 5 × 7 × 13 कुछ इस तरीके से लिखोगे। गंदी नजर से सॉल्व करके देखोगे तो आपको ये वाला रेशो निकलेगा। तो ये जो आपको रेशो निकलता है तो ये आपका कहलाएगा कंपाउंड रेशो, ये कहलाएगा आपका कंपाउंड रेशो ऑफ किसका, किस किस का कंपाउंड रेशो है, 2:5, 2:5 का, देन उसके अलावा 6:7 का, एंड उसके अलावा एक और फ्रैक्शन थी ना हमारे पास, एक और रेशो, दैट वाज 9:13। तो ये कंपाउंड रेशो कहलाएगा इन रेशोज का। बात आई समझ? क्लियर है ना? चलिए, तो अब हम देखेंगे प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, तो इसको मैं थोड़ा सा डीपली आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन पहले करूंगा, देन उसके बाद मैं आपको और चीजें क्लियर करूंगा। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड पे, जहां पे मैंने आपके पास जहां पे मैंने आपको थ्योरी नोट्स पढ़ाए थे। ओके, चलिए जी। अब देखो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कॉन्सेप्ट में आपको पहले समझाऊंगा क्या होता है। देखो, मीन प्रोपोर्शन, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। हाँ, देखिए भाई साहब, अगर आपके पास दो रेशियोज है और वो कुछ इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में, कुछ इस फॉर्म में है, क्या, a+b डिवाइडेड बाय a-b, राइट, कुछ इस फॉर्म में आपके पास अगर हमारे पास कुछ रेशियोज है, और ये प्रपोर्शन है किसके, इसके प्रपोर्शन में है, इसके प्रपोर्शन में है, तो हम यहाँ पे एक अपना अलग से प्रोसेस एक चलाते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं आपको लिख रहा हूँ C/D का मैं रेशो डायरेक्ट आपको लिख रहा हूँ, C/D, सपोज मैं लिखता हूँ आपको 10 और 5, 10 और 5। अब देखो, A और B का मैं डायरेक्ट रेशो निकाल के ला सकता हूँ एप्लीकेशन यूज करके। देखो क्या करना है, न्यूमरेटर से ये जो आपको A+B है ना, ये क्या है, न्यूमरेटर है, और ये जो आपको a-b मिल रहा है ये क्या है, डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर एक बारी ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या है हमारे पास a+b, उसके साथ हम ऐड करेंगे a-b, ठीक है, a-b, और फिर न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, आप बोलोगे सर a+b, उसके साथ एक बारी माइनस सब्ट्रैक्ट करेगी डिनोमिनेटर की वैल्यू, यानी कि a-b, है ना। तो यही ऑपरेशन आपके राइट हैंड साइड में होगा, राइट हैंड साइड में होगा। तो क्या है, ये सपोज आपके पास सी है, सी था यानी कि न्यूमरेटर, और ये आपके पास सपोज डी था यानी कि डिनोमिनेटर, राइट। तो इस तरीके से इस चीज को मैंने अब इस तरीके से लिख सकता हूं, देखो कैसे, n-d यानी कि c-d, c माइनस, सॉरी, n+d, प्लस किया ना हमने, यहाँ पे प्लस किया था, नीचे माइनस किया था, n+d यानी कि c+d यानी कि 10+5, 10+5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10-5 यानी कि c-d, 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 ठीक है, 10-5। समझना क्या किया, जो हमने LHS में ऑपरेशन किया वही चीज हमने RHS में करी। तो देखो इसमें क्या होता है, ट्रुकी, थोड़ा सा ट्रिकी कंसेप्ट है। देखो भाई साहब, अब आप गंदी नजर से देखो या सीधी नजर से देखो, मसला कोई नहीं है। a+a कितना होता है, 2a, और +b और -b से ये कट जाएगा, +b -b को काट लेगा, ओके। तो a-a कितना होता है, कट जाएगा, और b, अब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस b+b कितना होता है, 2b होता है। तो वो कंसेप्ट क्या आ जाएगा, 10+5 कितना होता है, 15, और 10-5 कितना होता है, 5। तो अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, और a/b की वैल्यू निकल के आ जाएगी 15:5, 15:5, या फिर आप इस तरीके से काट लो इसको, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो यह है कॉन्सेप्ट कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या था हमारे पास ए और बी प्रपोर्शन में था सी एंड डी को। ये तभी पॉसिबल होगा जब ये प्रपोर्शन में होंगे। क्या होंगे, प्रपोर्शन में हमारे पास वैल्यूज होंगे कुछ इस तरीके से, a/b proportional to c/d, ठीक है। तब यहां पे आप क्या लगाते हो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का कंसेप्ट, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, राइट।
तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट एंड डिविडेंड कॉन्सेप्ट, जो कि आप बहुत सारी जगहों पे यूज करोगे। आधे टीचर्स आपको एज अ ट्रिक ये सिखाएंगे, बट दिस इज नॉट द ट्रिक, दिस इज बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए अब हम देखते हैं मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, राइट। तो चलिए जी भाई साहब, अगर मैं आपको कहूंगा कि हमारे पास रेशियो है वो प्रोपोर्शन में, यानी कि कुछ इस तरीके से a इज टू बी प्रोपोर्शनल टू, नीचे देखना, इस चीज को फिलहाल भूल जाओ, इस चीज को फिलहाल भूल जाओ, c इज टू d, c इज टू d। तो भाई साहब अब आप यहाँ पे थोड़ी गंदी नजर से देखो इसको, इसको कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको कहते हैं सेकंड प्रोपोर्शन, और इसको कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं? थर्ड प्रोपोर्शन। एंड दिस इज आवर फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन, है ना, ठीक। अच्छा, इस चीज में एक और क्या खास बात होती है, a डिवाइड बाई बी ये बराबर होता है C/D। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं, मैंने आपको कहा था कि इसमें क्या होता है, A इंटू डी बराबर होता है बी सी। इनको कहते हैं एक्सट्रीम्स और इनको कहते हैं मीन्स, इनको क्या कहते हैं, एक्सट्रीम, इनको कहते हैं मीन्स। ये होते हैं एक्सट्रीम्स और ये होते हैं मीन्स, जो कि मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, है ना। अब आते हैं हमारे मीन प्रपोर्शन पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक रेशियो है a/x, दूसरा रेशियो है x/b, यानी कि ये जो टर्म आपको मिल रही है कॉमन मिल रही है। क्या मिल रही है? कॉमन मिल रही है, यानी कि यहाँ पे आपको तीन ही नंबर्स गिवन होंगे, a b c, ठीक है। और अगर ये प्रपोर्शन में है, देन मीन प्रपोर्शन आपका ये वाला रिपीट हो जाएगा, ये वाली फ्रैक्शन रिपीट हो जाएगी, यानी कि आप इसको रेशियो में लिखोगे a/b, फिर आप लिखोगे इज इक्वल टू b/c, ठीक है। तो ये b/b हो जाएगा b² इज इक्वल टू ac, ठीक है, और b इज इक्वल टू √ac। तो इसी b को, इस वैल्यू को हम कहते हैं मीन प्रपोर्शन, जो कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। बात आई समझ? हम्म, समझ में नहीं आया तो अब भी कोई मसला नहीं है, मैं समझाने के लिए यहाँ पे हूँ। लेकिन सिंपल सा आप याद रखोगे, अगर आपके पास a/x इज इक्वल टू x/b है, देन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट x² इज इक्वल टू a/b, एंड x की वैल्यू निकल जाएगी √ab, यानी कि हमने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन रूट हमने दोनों साइडों से लिया। अब देखो इससे तो ये कट जाए, लेकिन इसके ऊपर ये रूट रह गया, है ना। चलिए, थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है? थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लेट x बी द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ a एंड b, देन, ठीक है। अगर x थर्ड प्रपोर्शन है a और b का, यानी कि एक रेशियो इस तरीके से, दूसरा रेशियो क्या होगा, b/x हो जाएगा। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या रेशियो को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो b² इज इक्वल टू ax आ जाएगा, एंड x आपको ये निकालना है ना थर्ड प्रोपोर्शन, क्योंकि b तो यहाँ पे सेम है, मीन प्रोपोर्शन है, a b एंड x विल बी थर्ड प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है, ना कि b की, b तो यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा। फिर बात आई समझ? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, b² डिवाइड बाई a, ये x की वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट विल बी द थर्ड प्रोपोर्शन। ओके, चलिए इसी तरीके से हमारा होता है फोर्थ प्रोपोर्शन। यहाँ पे क्या होता है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, और फोर्थ को हम x मान लेते हैं, लेट करते हैं, है ना। ये कुछ इस तरीके से होता है, a डिवाइड बाई b। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिख रहा हूँ 2:3, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, और फिर मैं लिख रहा हूँ कुछ इस तरीके से, c की वैल्यू सपोज मैं लिख रहा हूँ 5, और इसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ x, लेट कर रहा हूँ। तो फोर्थ प्रपोर्शन आपको निकालना है ना, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 × x क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3×5 कितना होता है, 15। तो x की वैल्यू, यही तो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 15/2। दिस इज द बेसिक रेशो कॉन्सेप्ट, ठीक है, दिस इज द बेसिक रेशो कॉन्सेप्ट। ये कुछ इस तरीके से हम निकालते हैं। ओके, यहाँ पे अब ये प्रॉपर्टीज के फॉर्म में लिखा है, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म टू अंडरस्टैंड सच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ओके, चलिए
नेक्स्ट फर्स्ट प्रपोर्शनल कुछ इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे ये करके दे दो। मैं आपको कह रहा हूँ x इज टू 7 इज इक्वल टू या proportional टू this ratio, x is to 7 is proportional to say for example 4 is to 14 राइट। और मैं आपको कह रहा हूं कि x की वैल्यू निकालो, और मैं क्या आपको कह रहा हूं x की वैल्यू आप मुझे निकाल के दे दो। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ी सी गंदी नजर चलाओगे पहले। ठीक है, तो आप इसको रेशियो में लिखोगे, तो आप लिखोगे x डिवाइड बाई 7, प्रपोर्शनल साइन को इस तरीके से इज इक्वल टू लिखोगे, और यहाँ पे लिखोगे 4 इज टू 14, है ना। तो अब आप देखो, जैसे ही आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 14x इज इक्वल टू 4 इंटू 17, 4 इंटू 7 यानी कि 28, एंड यू विल गेट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। जो आपको x की वैल्यू 2 मिल रही है ना, फर्स्ट रेशो की जगह, फर्स्ट टर्म की जगह, न्यूमरेटर की जगह, फर्स्ट रेशो में न्यूमरेटर की जगह, वही आपका होता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो मैंने आपको यहां पर भी एक्सप्लेन किया कि अगर आपके पास कुछ रेशियोज इस तरीके से है, ठीक है, ए फर्स्ट प्रोपोर्शनल होगा, बी सेकंड प्रोपोर्शनल, सी थर्ड प्रोपोर्शनल एंड डी फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन होगा। चलिए अब हम क्वेश्चंस को उड़ाते हैं वन बाय वन, ठीक है ना। चलिए, तो मीन प्रोपोर्शन मैंने आपको क्या कहा, मीन प्रोपोर्शन मैंने आपको कहा इसकी सेकंड टर्म और इस दूसरे रेशियो की फर्स्ट टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा बराबर a इज टू सी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी एंड बी इज इक्वल टू द ए मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड 36, 4 एंड 36 का मीन प्रोपोर्शन दिखाना है। देखो मैंने आपको क्या बोला, खाली दो टर्म्स होंगे, ठीक है, एक दो टर्म्स आपको गिवन है 4 एंड 36, तो इसका मतलब हो गया 4, फिर है b, फिर है 36, फिर है 36, या कुछ इस तरीके से। ठीक है, और आप इस तरीके से लिख सकते हो, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है ना, 4 इज टू बी इज इक्वल टू, या हम लिखेंगे ये प्रोपोर्शनल में है, ये प्रोपोर्शनल में है, किसके प्रोपोर्शनल में, b इज टू 36, b इज टू 36। अब आप इजीली इसको सॉल्व करो, देखो क्या हो जाएगा। यहां लिखोगे 4 डिवाइड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइड बाई 36, तो b स्क्वायर कितना आ जाएगा, b स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 इंटू 36, 4 इंटू 36, एंड b कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर अंडर रूट 4 इंटू 36, तो इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 6, एंड वो कितना बन जाएगा, 2 6 आर 12। ये हो जाएगा मीन प्रोपोर्शनल, क्या हो जाएगा भाई साहब, मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसको यहाँ पे पहले ही मल्टीप्लाई नहीं करना होता, ठीक है, कैलकुलेशन बनाओ, कैलकुलेशन को बचाओ। ठीक है, बी स्क्वायर मीन प्रोपोर्शन नहीं होता, बी की वैल्यू मीन प्रोपोर्शन होती है, याद रखना, बी की वैल्यू मीन प्रोपोर्शन होती है, बी की वैल्यू। ठीक है, ये बी मीन प्रोपोर्शन होता है, मीन प्रोपोर्शनल होता है, बी स्क्वायर मीन प्रोपोर्शनल नहीं होगा, बी की वैल्यू मीन प्रोपोर्शनल होगा, इतना पॉइंट आप याद रखना। ओके, तो अब आपने देखा ना क्या होता है, दिस इज फर्स्ट प्रोपोर्शनल, दिस इज मीन प्रोपोर्शनल, एंड दिस इज थर्ड प्रोपोर्शनल। इसमें फोर्थ प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। क्लियर, चलिए ये वाला बनाओ। फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, वो मैंने आपको बताया कि पहले तीन आपको टर्म्स गिवन होते, फोर्थ आपको लेट करना पड़ता है, कुछ भी आप लेट करते हो, डी लेट करो, एक्स लेट करो, and after doing cross multiplication you will get the value of fourth proportional, and in this case, in this question, you have to tick the answer, that is 54, and 54 is the fourth proportion of this given data, right? समझ में आया, कुछ मगज में आया? चलिए, तो इस तरीके से अब करते हैं हम टाटा बाय बाय इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर को। ये जो मैं आपको कह रहा हूं ना, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन, ये खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क बेटा। ठीक है, चाहे आपको किसी बुक में मिले या गूगल या कहीं और से मिले, लेकिन इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, डू प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस, डू एमसीक्यू प्रैक्टिस, एमसीक्यूज बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन, जो कि किस पर बेस्ड हो गए,
प्रपोर्शन, प्रपोर्शन, बाकी कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको समझाया, जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड ये चैप्टर यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट हो रहा है। आई होप कि अब आपको किसी भी एग्जाम में अगर कोई रेशो का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको इजीली बना लोगे। अब हम इसके बाद कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे हम अर्थमेटिक में जो भी कोई कॉन्सेप्ट होगा, अर्थमेटिक में जो भी कोई कॉन्सेप्ट होगा ना गाइज, अर्थमेटिक में जो भी अब कोई कॉन्सेप्ट होगा उसको या तो हम परसेंटेज से बनाएंगे या फिर हम रेशो से उसको सॉल्व करेंगे और मिनिमम से मिनिमम फार्मूलाज का यूज करेंगे और 100% एक्यूरेसी के साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो दैट आप एग्जाम में स्कोर कर पाओ कितना, एग्जामिनेशन में आपका स्कोर रहे कितना, 100% आपकी एक्यूरेसी एंड आपके अटेम्प्ट स्कोर वगैरह होना चाहिए और जल्दी एक एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। दिस इज माई वर्ड, दिस इज माई गारंटी। बाकी आपको क्या करना है, जो भी आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है उनको अपने स्टूडेंट्स वगैरह के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट शो करना है, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए काम करने के लिए। ओके सो बाकी अब आपको पता है कि मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है पैराडाइज एकेडमी, उसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, तो वहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बाकी सब्जेक्ट्स के मटेरियल भी आपको देता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे मुझे मेरे साथ ज्वाइन हो जाना। ओके सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।